हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का दूसरा ओपिनियन पोल और इस दूसरे ओपिनियन पोल के दूसरे हिस्से में अब हम अपनी कवरेज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एबीपी न्यूज और सीएनएक्स का ये ओपिनियन पोल है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, वो बड़ा आंकड़ा जिसका आपको इंतजार एक बार फिर से आपके लिए रैप अप करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बंगाल के अंदर एक बार फिर से दीदी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वो सीटों का आंकड़ा, कुल 294 बंगाल की सीटें, जिसमें टीएमसी के खाते में 154 से 164 सीटें जाने का अनुमान है, यानी ममता की वापसी अभी तय मानी जा रही है। बीजेपी को 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन फेल नजर आ रहा है, 22 से 30 सीटों पर सिमट रहा है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीट आ सकती है। तो ये पश्चिम बंगाल के दूसरे ओपिनियन पोल की बिग पिक्चर है। लेकिन साथ ही साथ अहम यह भी हो जाता है कि ममता बनर्जी के कामकाज, उनकी सरकारी योजनाओं पर पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो क्या राय रखती है। क्या केंद्र सरकार के काम को पश्चिम बंगाल में पसंद किया जा रहा है या नापसंद किया जा रहा है। क्या किसानों के आंदोलन का पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस तरह के कई अलग अलग राजनीतिक सवाल हैं जो आज के दौर में बेहद जरूरी और दिलचस्प दोनों जानना है। इन सवालों के हमें क्या जवाब मिले, अब ये सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। वो पहला सेट सवालों का अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बंगाल की सियासी तस्वीर जो उभर रही है सीटों के जरिए, आखिर वो ऐसी क्यों है। पूरी तस्वीर बंगाल की हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल का नक्शा। यहां पर आर पार की लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच इतना तो साफ हो गया है। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या को कौन सुलझा सकता है। जब ये सवाल हम लेकर गए लोगों के बीच में, सीएनएक्स लेकर गया, तो टीएमसी 44% लोगों का जवाब था बेरोजगारी की समस्या को टीएमसी सुलझा सकती है। 38% ने बीजेपी का नाम लिया है। दोनों 5% कह रहे हैं दोनों में से कोई नहीं। 2% की राय सामने निकल कर आई है। मतलब कुल मिलाकर यहां पर उम्मीद सबसे ज्यादा अगर किसी से है बेरोजगारी के मुद्दे को सुलझाने की, तो वो टीएमसी से है। एक ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख करते हैं। बेरोजगारी के बाद जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल दरअसल ये था कि ममता सरकार की एक योजना है द्वारे सरकार। ममता सरकार की ये द्वारे सरकार योजना आपको कैसी लगती है। इस सवाल के जवाब में आप देख सकते हैं अच्छी लगती है 8% लोगों ने कहा, खराब 43% लोगों ने इसे खराब माना, और बहुत अच्छा 49% लोगों ने कहा कि योजना बहुत अच्छी है। तो ज्यादातर बहुत अच्छी और अच्छी लगती है। ये द्वारे सरकार ममता सरकार की योजना है और पश्चिम बंगाल में वापसी के लिए ममता सरकार इस योजना पर बहुत हद तक डिपेंड कर रही है। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल था हमने लोगों के बीच रखा, वो ये कि ममता सरकार के काम को आप कैसा मानते हैं। तो ये वो आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी तरीके से संतुष्ट 30% लोग हैं, थोड़े संतुष्ट 14% लोग हैं, पूरी तरह असंतुष्ट 32% लोग, थोड़े असंतुष्ट 20% लोग, कह नहीं सकते 4% लोग। मतलब कुल मिलाकर यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो जो असंतुष्ट वाला आंकड़ा है ना, वो भारी पड़ रहा है संतुष्ट के आंकड़े पर। तो कुल मिलाकर बड़ा आंकड़ा असंतुष्ट वाला पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कामकाज से लोग दिख रहे हैं इस वक्त। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। एक और सवाल जो हमने पूछा वो ये कि मोदी सरकार के काम को आप कैसा मानते हैं। अच्छा, ये केंद्र सरकार के काम को लेकर सवाल था और इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से संतुष्ट 28% लोगों ने माना, थोड़ा संतुष्ट 13% लोगों ने कहा, पूरी तरह असंतुष्ट वो भी 28% लोग, थोड़े असंतुष्ट 16% लोग, 15% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट और पूरी तरीके से असंतुष्ट दोनों में आप देख सकते हैं आंकड़ा जो है वो 28% है। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प ये तमाम आंकड़े और बेहद दिलचस्प तस्वीर जो उभर रही है इस सवाल जवाब के जरिए, क्योंकि यहां पर भी मामला बहुत आर पार का नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में हर रोज चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। जाहिर तौर पर इनका असर सीटों पर पड़ेगा। आने वाले समय में आज की ये चुनावी तस्वीर कितनी बदलेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में सबसे पहले जो मेहमान मेरे साथ हैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं। अच्छा, सीएनएक्स के निदेशक भावेश जाल लगातार हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता सुपर्णो मोइत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीआईएम के नेता फवाद हलीम और शमशर अली मलिक जो हैं आईएसएफ के नेता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है डॉक्टर संबित पात्रा को आना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, अब की बार 200 पार, लेकिन ये सेकंड ओपिनियन पोल सीएनएक्स का कह रहा है नहीं, अब की बार बस 100 पार। 100 पार से संतुष्ट होना पड़ रहा है क्या?
देखिए रोमाना जी, अभी तो जो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज मच वाटर विच नीड्स टू फ्लो अंडर दी ब्रिज। अभी बहुत समय बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। और जहां तक मुझे लगता है, ये जो आपका ओपिनियन पोल हुआ है कल, जो ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई है, उससे पहले ये आंकड़े इकट्ठे किए गए होंगे और उनकी समीक्षा की गई होगी। मैं कल जरा से सा एक तरह से जानकारी मैं यहाँ पर दे कहूंगा देती हूँ सही सर। मायने में 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच ये आंकड़े जुटाए गए हैं। हाँ, मैं ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो आंकड़े हैं वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले के आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े हैं वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रिगेड मैदान में जबरदस्त रैली हुई उससे पहले के आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े हैं वो ब्रिगेड मैदान में ही जो लेफ्ट गठबंधन की, जिसमें आईएसएफ भी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आया, उस रैली से भी पहले के आंकड़े हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले के भी आंकड़े हैं। सही कह रहे हैं आप। ये राइडर्स मुझे लगता है लगा देने चाहिए, दर्शकों को पूरी तस्वीर देखने का हमें पूरा मौका देना चाहिए। अब आइए, लेकिन अभी ये तस्वीर कह रही है कि अब की बार 200 पार नहीं 100 पार। धन्यवाद। अब मैं इन जो राइडर्स आपने लगाया है उसके साथ मैं अपनी समीक्षा को आपके सामने रखता हूं। जी। नंबर 1, मैं 4C को लेकर बात करूंगा। 4C, पहला C जो है, अब देखिए, ये जैसा आपने कहा, ये कैंपेन आरंभ होने से पहले के आंकड़े हैं, इसलिए कैंपेन अब अपनी सीमा को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की 20 रैली, अमित शाह जी की 50 रैली, नड्डा जी की 50 रैली, और जैसी रैलियों की संख्या बढ़ेगी, मुझे लगता है कैंपेन के साथ साथ ये पूरा विषय आगे बढ़ता चला जाएगा, वोट शेयर भी बढ़ेगा। दूसरा सी जो है, मुझे लगता है अभी तक जो भी आपने देखा है ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम देख रहे हैं। इससे पहले बिहार के चुनाव में भी हमने देखा था, जब पहले ओपिनियन पोल आते थे और जब बाद में एग्जिट पोल आए थे, दोनों के नतीजों में बहुत फर्क था। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तीसरा सी जो है वो है क्लोज टू द चेस्ट। देखिए, बंगाल में यहां दिबांग जी बैठे हुए हैं, बाकी भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए, बंगाल के लोग अमूमन चुपचाप कमल छाप, अर्थात जो भी उनका राय है वो उसी दिन जाके बैलॉट बॉक्स अर्थात ईवीएम मशीन में ही व्यक्त करेंगे। बहुत सारे लोग वहां डर के माहौल के कारण अपने मन को स्वच्छंद रूप से व्यक्त करना नहीं चाहते हैं, इसलिए चुप रहना और ममता जी के लिए अच्छी अच्छी बातें कह देना उनको उचित लगता है। इसलिए क्लोज टू द चेस्ट। और आखिरी सी है, आप देखिए, कोलोसल परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी। इससे पहले मैं आपको इतिहास देता हूं। 2011 में, अब 80 के दशक में हम मात्र 2% वोट लाते थे। 2011 के असेंबली विधानसभा चुनाव में 4% वोट शेयर हमारा था। 2016 में हमने खाता खोला, 3 सीट लिया और हमारे पास 10% वोट शेयर था। 2014 की लोकसभा में 2 सीट मिली हमें और वोट शेयर 17% का था। 19 में 18 सीट लेकर आए और वोट शेयर हमारे 40.3% था। ठीक है सर। एक छोटे से कालावधि में आप देखिए कितना बड़ा वोट शेयर मिला है। मुझे लगता है इसी अनुरूप में इन 4 सीओ को आप देखेंगे तो हम इस भवसागर को बहुत आराम से पार करेंगे। आपके ये जो 4 सी हैं, इसी पर मैं एक एक करके रिएक्शन लेती हूं। सबसे पहले तो आपने जो दूसरे नंबर पर सी गिनाया, कंजर्वेटिव एस्टिमेट, मुझे लगता है भावेश को आना चाहिए। भावेश, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है? मेरे ख्याल से ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट राइट वर्ड नहीं है। हाँ। मुझे जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो राइडर्स थे ये 23 फरवरी तक के आंकड़े, हाँ उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, सियासी तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। तो एक और हम ओपिनियन पोल करने वाले 22-23 मार्च के आसपास, और उसके बाद फिर रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली उसमें काफी चेंजेस होगा। लेकिन अभी तक की तस्वीर यही कह रही है। ठीक है, मुझे लगता है टीएमसी के सुपर्णो मोइत्रा को आना चाहिए। सुपर्णो जी आप आइए, क्योंकि पहला सी जो गिनाया था यहाँ पर डॉक्टर संबित पात्रा ने, वो कह रहे हैं कि अभी तो रैलियों का रेला लगेगा, सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो सर, ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे हैं आप इन आंकड़ों को देखकर? रोमाना जी, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जी सर, नमस्ते। और बाकी जितने भी तमाम जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी, और जो देख रहे हैं। अभी मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत एको हो रहा है। हेलो। जी जी, आपकी आवाज लेकिन साफ आ रही है। आप इस बात का जवाब दीजिए कि बीजेपी कह रही है अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है, अभी रैलियां होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो टीएमसी को फिलहाल जो बढ़त मिल रही है वो नहीं बनी रहेगी, बाजी पलट जाएगी बीजेपी के पक्ष में। डॉक्टर पात्रा बहुत ही एक अच्छे प्रवक्ता है और अपने अच्छी तरीके से अपना बात रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि उतना ही जोश के साथ वो अपने भारतीय पार्टी का वो प्रवक्ता बने रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 10 साल हमारा सरकार यहाँ पे काम किए हैं जी, और कोशिश किए हैं
कल्याणकारी योजना लोगों के पास ले जाने के लिए काफ़ी खामियां भी हमारी तरफ से रही होगी। कोई भी सरकार 10 साल चलेगा तो उस पर खामियां होगी, ये जाहिर बात, ये हो सकता है। नहीं सर, इससे हम और लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। नजर आ रहा है क्योंकि ममता सरकार के काम को कैसा मानते हैं, तो वो जो असंतुष्ट है ना, वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट, थोड़े असंतुष्ट मिलाकर वो 52% का आंकड़ा बैठता है। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन शमशेर अली मलिक का लेते हैं, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी। शमशेर साहब, लेकिन हैरानी की बात यह है कि माना यह जा रहा था अगर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आपकी पार्टी आईएसएफ आ जाएगा तो शायद खेल पलट जाएगा, लेकिन आप लोग कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सुनिए, ये मेरा कमाल करने का बात नहीं है। पहले सबको प्रणाम, सबके नमस्कार। जो है यहाँ जो बातें हो रहा है वो रैली करेगा, शुरू होगा रैली के रैला। अरे बात तो होना चाहिए कर्म संस्थान पर, बात तो होना चाहिए। काले धन लाने का बात बोले थे प्रधानमंत्री जी, तो काले धन वाला बात कहाँ गया? कर्म संस्थान का जो बात बोले थे वो कर्म संस्थान वाला बात भी नहीं है। अभी होना है जो मूल्य वृद्धि जो हुआ है उसके बारे में चर्चा होना चाहिए, वो चर्चा नहीं हुआ है। गरीबी दूरी करने के लिए क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, ये सब सामने आना चाहिए। तो ये सवाल हमने उठाया है, ठीक है, ये सवाल हमने उठाया है। लेकिन सवाल पलटकर शमशेर साहब ये भी पूछा जाएगा, शमशेर साहब पलटकर कि साहब ये मौका जब विधानसभा चुनाव का है तो फिर हिसाब किताब राज्य सरकार के कामकाज का होगा या फिर राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के कामकाज का हिसाब किताब मांगेगी? ये भी बड़ा सवाल है ना यहाँ पर। मुझे लगता है आगे बढ़ देते हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। कुछ और सवालों पर पहले नजर डालते हैं क्योंकि कई सवाल हैं जो सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल में रखे गए हैं लोगों के सामने और इनके जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, सवाल जितने दिलचस्प उतने ही दिलचस्प ये आंकड़े हैं। अगला सवाल मैं आपको दिखाती हूं। अगला जो सवाल है उस पर अब जरा नजर डालिए। ये अगला सवाल, दोनों में से किसने अच्छा काम किया? मतलब बीजेपी टीएमसी, दोनों में से किसने अच्छा काम किया? राज्य में टीएमसी ने 43% लोग कह रहे हैं, केंद्र में बीजेपी ने 42% लोग कह रहे हैं। दोनों ने अच्छा किया 1% कह रहे हैं, दोनों ने खराब किया 10% कह रहे हैं, कह नहीं सकते 4%। ये मामला इतना बराबरी का चल रहा है, इतना टाई का चल रहा है कि टीएमसी ने राज्य में अच्छा किया 43% कह रहे हैं, केंद्र में बीजेपी ने किया 42% कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बराबरी का मामला। अगले सवाल का रुख करते हैं जल्दी से। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया है और ये जो अगला सवाल है अब वो आपके सामने, ये अगला सवाल है कि पिछले 5 साल में आपकी आर्थिक हालत सुधरी या खराब हुई? 30% कह रहे हैं सुधरी, 52% कह रहे हैं आर्थिक हालत खराब हुई है, 16% कह रहे हैं जैसी थी वैसी ही है, नहीं बदली, और 2% ने कोई राय नहीं दी है। तो इसमें ये जो 52% वाला आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 5 साल में 52% लोग ये कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब हुई है। अब अगले सवाल पर नजर डालिए। ये एक और सवाल जो इस ओपिनियन पोल में पूछा गया कि भाई ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? जब ये सवाल पूछा गया तो सबसे बड़ी नाकामी ममता सरकार की बेरोजगारी मानी जा रही है। 33% ने कहा बेरोजगारी बढ़ना ये ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, 29% कानून व्यवस्था खराब को सबसे बड़ी नाकामी बता रहे हैं, भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम 15% बता रहे हैं और अन्य 23% ने गिनाए हैं और दूसरे मुद्दे। तो कुल मिलाकर ये ममता सरकार की बड़ी नाकामियां, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बेरोजगारी है, जिसे लोग सबसे बड़ी नाकामी ममता सरकार की गिना रहे हैं। और वहीं मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? जब इस सवाल के साथ हम लोगों के पास गए तो महंगाई, देखिए महंगाई कोई मुद्दा बनाकर अभी ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रैली की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड मैदान में रैली कर रहे थे, तो महंगाई 42% लोगों का मानना है ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। 23% बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। किसान संकट 21% लोगों का मानना है, अन्य 14% दूसरे मुद्दे गिना रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ये तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन प्रदीप जी और दिबांग जी से हम लेंगे। कुल मिलाकर यहां पर मामला बहुत पेचीदा, उलझा हुआ और लोगों की राय बड़ी बराबरी के हिसाब से बटी हुई नजर आ रही है। दिबांग जी? जी बिल्कुल बराबरी की नज़र आ रही है और ये पहले भी यही नज़र आ रही थी रोमाना। और इसमें अगर आप देखें तो ये महंगाई और बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं, ये आप दिल्ली में बैठ के भी बता सकते हैं, पर आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एक आपने जो पिछला जो सर्वे दिखाया उसमें आपने बात की द्वारे सरकार की जी। 11 स्कीम्स लेके ममता बनर्जी अब लोगों के घरों में जा रही हैं क्योंकि आरोप लगे कि भाई बहुत भ्रष्टाचार होता है, पैसा बीच से गायब हो जाता है। कहते हैं मैं आपको सीधे आपके घर पहुंचूंगी।
स्वास्थ्य साथी कार्ड उसमें एक बनने वाला है, हेल्थ वाला, 10 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी लाइन में खड़ी हुई, उसकी तस्वीर भी वायरल हुई। सवाल यह है कि आप आखिरी मोमेंट पे ऐसे करते हैं, उसका कहां तक फायदा होता है, ये एक देखने वाला बड़ा सवाल होगा। संबित पात्रा बैठे हुए हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, अच्छा लगता है आंकड़े जब बताते हैं। वो कह रहे हैं कि, पर उनसे मैं ये बोल रहा हूं कि लोकसभा में संबित जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वो अच्छी आती है, विधानसभा में आते आते कहीं हवा निकल जाती है। आप देखिए 2014 में आपके करीब 17% वोट थे, और जब अगला चुनाव आया 2016 का, तो उसमें वो 10% रह गए, जो आपने बताया। इस बार आपके पास 40% वोट हैं। अगर वो वोट थोड़े भी गिरते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि क्या ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल के लोग ये देखते हैं कि लोकसभा के लिए हम देंगे ऐसी पार्टी को जो पूरे देश में हो, और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो हम ममता बनर्जी को चुनेंगे क्योंकि वो राज्य का जिम्मा संभाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए संबित पात्रा। दिवांग जी ने आंकड़ों पे सवाल पूछा है। 2017 में हमें बिल्कुल सही, 2014 में हमें 17% मिला था, मगर उसके बाद 2018 में जो पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें 33% पंचायत टीएमसी ने अनकंटेस्टेड जीते थे क्योंकि नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दिया था, उसमें आप देखेंगे तो हमें 18% वोट शेयर मिला था, और बाद में 19 में 40.3% वोट शेयर मिला था। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि देखिए, जहां तक एक कॉन्सेप्ट है सेफोलॉजी में इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जब एक बहुत बड़ी गाड़ी चल पड़ती है और वो रुकती नहीं है, वो अपने फोर्स के कारण आगे और बढ़ जाती है। आप दिखा रहे हैं कि 112 तक अभी तक गाड़ी चल चुकी है। ये अपने आप में उस पार्टी के लिए जो 2011 में खाता नहीं खोलती है, 2016 में 3 सीटों के साथ आती है, और अब आप उसको 112 सीट दिखा रहे हैं। जो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा वो इतना बड़ा होगा कि ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। जब कैंपेनिंग अपने चरम पर पहुंचेगी और जब लोग सचमुच में जो बोल कुछ रहे होंगे, जब वोट चुपचाप देंगे, आप देखिएगा ये रुकेगा नहीं। और जो हमने कहा था गाड़ी को धक्का क्या इतना लग पाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या इतना होगा कि अभी 100 पार तो पहुंचा रहा है वो इनर्शिया ऑफ मोशन, लेकिन क्या वो 200 पार पहुंचा पाएगा? सवाल यही है। मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप सर। नहीं, देखिए, वो इतना बड़ा धक्का लग पाएगा नहीं लग पाएगा वो तो एक अलग बात है जी। लेकिन ये है कि 2016 से बहुत बड़ा धक्का लगा है। 3 से 100 पार कर जाना किसी भी पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो तो 2019 में ही देख लिया था ना, जो नारा भी था बीजेपी का 2019 में। नहीं, मैं लोकसभा और विधानसभा को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा से विधानसभा की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रदेश में कांग्रेस 30 साल राज कर चुकी, 34 साल लेफ्ट राज कर चुका, वहां एक पार्टी जो हाशिए की पार्टी थी वो नंबर 2 की पार्टी बन गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ये हर ओपिनियन पोल मिल रहा है, सारे ऑब्जर्वर्स इसी बात को कह रहे हैं। दूसरी बात, एक ही पार्टी है जो बढ़ती हुई दिख रही है, वो है बीजेपी जी। ममता बनर्जी की सीट घटती हुई दिख रही है, वोट घटते हुए नहीं दिख रहे। इसका मतलब उन्होंने अपने वोट को इंटैक्ट रखा है। आधा परसेंट 1% शायद बढ़ भी जाए जी। तीसरी बात, जब ऐसी सिचुएशन बने कि लगे ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, तो इस ट्रायंगल की जो सबसे छोटी पार्टी होती है वो दुधारी तलवार का काम करती है, दोनों तरफ काटती है। तो ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात बीजेपी से ज्यादा इस समय होगी जो आईएसएफ आया है लेफ्ट और कांग्रेस के साथ। तो फवाद हलीम से एक रिएक्शन लेते हैं ना, वो वोट किसके काटे? बिल्कुल, फवाद हलीम से एक रिएक्शन ले लेते हैं। फवाद हलीम साहब, मतलब जीतने के लिए नहीं, खेल बिगाड़ने के लिए आप लोग चुनाव मैदान में हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का कल जो ब्रिगेड रैली हुई है, आप अगर इस पर नज़र दें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ऑफिशियल जो ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स है, उन्होंने लेफ्ट फ्रंट की रैली के फोटो को चुरा करके अपने पेज में चिपकाए हैं और आवाम को कहना चाह रही कि बहुत बड़ी रैली हुई है। तो कल जो नरेंद्र मोदी की रैली, डॉक्टर पात्रा आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं, डॉक्टर पात्रा दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज पहले आज के आंकड़ों पर बात कर लें जी। अरे क्यों भाई भाग रहे?
आप क्यों भाग रहे हैं मुद्दे से? कल की बात, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की फ्लॉप शो हुई है बंगाल में। अच्छा। और इसी से बात का खुलासा होना है। उन्होंने जो वक्तव्य रखा है, जो लोगों को उन्होंने जोड़ा है, ऐसे लगता था मंच में देख करके कि नरेंद्र मोदी साहब ईडी और सीबीआई के रोल कॉल ले रही है। तमाम जो लोग जिनके नाम पे ईडी और सीबीआई के नोटिस निकली हुई है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के मंच में शामिल थे। और ये आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वही एक पार्टी है जिसका राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो कन्विक्ट हो चुके हैं। माने आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। अब वो किस तरीके से जीत रही है सर, ये अलग डिबेट का इशू हो सकता है। मैं उस पर जो आप सवाल उठा रहे हैं मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन कमोबेश आप ये मान रहे हैं कि भाई बीजेपी जोड़ रही है सबको। मंच पर इतने नेता थे वहां पर, तो कुल मिलाकर बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने गठबंधन कर लिया ईडी सीबीआई के साथ, तो कुल मिलाकर फायदा मिल रहा है ना बीजेपी को इन सब चीजों का। मैं आपको समझदार समझता था। हाँ। मैं आपको समझदार समझता था, लेकिन मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आप हिंदी नहीं समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग जुटाने की क्षमता नहीं है नरेंद्र मोदी के रैली में, और आप अपने तरीके से उसको समझ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी हिंदी की ज्ञान क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल में अभी जो ठोस मुद्दे सामने आ रहे, ठोस मुद्दे ये आ रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर बंगाल के आवाम के सामने जो मुद्दे आने चाहिए, नौकरी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जिस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है। वो सारे मुद्दे जो हैं वो इस ओपिनियन पोल में भी सवालों के जरिए सामने आ रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे मुद्दे जो आप गिना रहे हैं वो इस ओपिनियन पोल में भी सवालों के जरिए सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपने जो आरोप लगाए और वो जो आपने फोटो चोरी का आरोप लगा दिया है, उस पर मुझे लगता है डॉक्टर संबित पात्रा का जवाब बनता है, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर पात्रा, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। फवाद साहब कह रहे हैं कि भीड़ थी ही नहीं, आप लोगों ने लेफ्ट वाली जो रैली हुई थी उसकी फोटोज चुरा चुरा कर अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया है। एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने ये ओपिनियन पोल किया है, और इस ओपिनियन पोल में जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये कि ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं। और अब इस हिस्से में हम कुछ सवाल जो हमने लोगों के सामने रखे हैं, इनमें से 8 सवाल अभी तक हम रख चुके हैं आपके सामने। अब 9वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये 9वां सवाल क्या है ये अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किस पार्टी में ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो देखिए जरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी का नाम 59% लोगों ने लिया है, महज 41% ने बीजेपी का नाम लिया है। मतलब यहां पर टीएमसी लोगों के निशाने पर लगातार बीजेपी का जो प्रचार रहा है उसमें बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाने पर टीएमसी को लेती रही है, तोलाबाजी टैक्स को लेकर टीएमसी को घेरती रही है। और ऐसे में लोगों की मन की बात भी है, 59% भ्रष्टाचार के मामले में टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल जो हमने रखा इस सर्वे में वो सवाल था, ये सवाल आपके सामने आ रहा है, और सवाल यह पूछा गया कि भाई शुभेंदु जैसे नेताओं के इस्तीफे से टीएमसी को क्या नुकसान होगा। हमने देखा किस तरीके से एक भगदड़ सी टीएमसी में मची विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले, और 49% लोगों का मानना है कि हां, ऐसे नेताओं के टीएमसी छोड़कर जाने से टीएमसी को नुकसान होगा। तो ये बड़ा आंकड़ा है। 49% लोगों का मानना है कि टीएमसी को उन नेताओं के छोड़कर जाने से नुकसान होगा जो कहीं ना कहीं टीएमसी की नींव माने जाते थे, टीएमसी के बड़े नेता माने जाते थे। शुभेंदु अधिकारी एक वक्त में ममता बनर्जी के कमांडर, सिपह सलार के तौर पर सियासी मैदान में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। हालांकि 32% ने ना में जवाब दिया है और 19% कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर शुभेंदु जैसे नेताओं के इस्तीफे से टीएमसी को नुकसान, 49% ने हाँ में जवाब दिया। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल किसानों के मुद्दे को लेकर कि किसान आंदोलन का राज्य के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। 49% यहां पर कह रहे हैं हां, किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव में बंगाल के असर पड़ेगा। 36% ने हालांकि ना में जवाब दिया है। 15% कह रहे हैं कह नहीं सकते। हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों किसान नेताओं की तरफ से हुंकार भरी गई कि वो पहुंचेंगे बंगाल में और वहां जाकर किसानों के मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है क्या। ऐसे में 49% मान रहे हैं किसान आंदोलन का राज्य के चुनाव पर असर पड़ेगा। और एक और सवाल, टीएमसी और बीजेपी के इन अभियानों में कौन सा प्रभावी और कौन से ये अभियान? टीएमसी का अभियान मां माटी मानुष, 42% उसे प्रभावी मान रहे हैं। बीजेपी का अभियान सोनार बांग्ला, 40% उसे मान रहे हैं प्रभावी, माफ कीजिएगा। और इनमें से कोई नहीं, 12% कह रहे हैं कह नहीं सकते, 6% कह रहे हैं।
तो कुल मिलाकर जो टीएमसी का नारा था मां माटी मानुष, सोनार बांग्ला के मुकाबले फिलहाल वो बंगाल की सियासत में कुछ भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामूली ही सही, लेकिन बढ़त तो है सोनार बांग्ला के मुकाबले मां माटी मानुष की। डॉक्टर पात्रा, देखिए, जहां तक आपने कहा कि 42% वर्सेस 40%, मां माटी मानुष 42% और सोनार बांग्ला 40%। याद करिए, सोनार बांग्ला का जो कंसेप्ट है ये भारतीय जनता पार्टी ने 15-20 दिन पहले ही रिलीज किया है, और मां माटी मानुष तो टीएमसी के मूल विचारों में रहा है। जब से टीएमसी आरंभ हुई है और जब पहला चुनाव लड़ा गया था, तब से मां माटी मानुष के साथ ममता दी जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो आप सोचिए, ये 42%, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 82% होना चाहिए था। और एक कम समय में, कम कालखंड में जिस प्रकार से सोनार बांग्ला का कॉन्सेप्ट कैचअप किया है, मुझे लगता है आने दिनों में ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी देखिए, मैं 2-3 आंकड़ों को यहाँ फिजिक्स पढ़ाकर जाएंगे आप। यहाँ पर भी इनर्शिया ऑफ मोशन वाली बात आ गई है। नहीं, देखिए, वोट शेयर जिस प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक से लेकर अब तक जिस प्रकार उसका ट्रेजेक्टरी रहा है वोट शेयर का, जिस प्रकार अभी लॉन्च हुआ सोनार बांग्ला कैचअप करता हुआ दिख रहा है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हम गेन तो कर ही रहे हैं, और बहुत ही बड़े रूप में, बहुत ही विशाल रूप में गेन कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। हलीम को आपने सुना ना अभी, वो कह रहे थे कि साहब ये कोई गेन वेन नहीं कर रहे हैं। वो ब्रिगेड मैदान के अंदर जो रैली हो रही थी, वो तो हमारी वाली रैली की तस्वीरें चुरा चुरा कर इन लोगों ने पोस्ट कर दी। सर, ये बेचारे कांग्रेस के लोग और लेफ्ट के लोग क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि इन विषयों पे जवाब भी नहीं देना चाहिए। कल तो मैं एबीपी न्यूज देख रहा था, ब्रिगेड ग्राउंड की लाइव तस्वीरें, आपका न्यूज चैनल। सर देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, और मुझे लगता है इस चैनल में बीच में लड़ाई का कोई प्रावधान भी नहीं है। मैं बोलूं पूरा, रुमाना जी, प्रधानमंत्री के रैली के फोटो चुराए कि नहीं चुराए? लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, आपने बोला, मैं बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, देश का प्रधानमंत्री, मैं जवाब दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। रैली के चुराए कि नहीं चुराए? जरा रुमाना जी, इनको जरा शांत करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। रुमाना जी, ये तो कल को, अरे बैठो फुहाद जी, अभी मैं चिल्लाऊंगा तो फिर आप संभाल नहीं पाएगा। बैठ जाओ, चुपचाप शांति से बैठो। लीडर है नहीं इनके पास, यहाँ पर आके बीच में चिल्लाते रहते हैं। अरे आप तो लीडर चुरा के ला रहे हैं, राहुल गांधी को चुरा के ला रहे हैं आप। अरे आप शर्म करिए। 13 में है, यहाँ के चिल्ला रहे, शांति से बैठिए। तो ठीक है, शुक्रिया, आपने कबूल कर ली कि तस्वीरें आपने पूरे हिंदुस्तान में एक सीट नहीं है, सीधा जवाब नहीं देकर कबूल कर रहे हैं कि तस्वीरें आपने चुराए हैं और प्रधानमंत्री के रैली की तस्वीर चुराए। अगर ये, अरे हम तो सीताराम येचुरी को दाढ़ी पहनाकर मोदी बनाए थे, हमने उनको भी चुराया हुआ है। वो आप ध्यान से देखिए, वो मोदी जी नहीं है, वो सीताराम येचुरी है, उनको सफेद दाढ़ी लगा के खड़ा किया था। हाँ, क्या आप तो कल भी वही बोलेंगे, पकड़ी जाती है ना, चले तो वही बोलेंगे, पकड़ी जाती है ना, तो इस तरीके से लोगों को वर्गलाने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी नहीं थे, लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में किल्ली ढिल्ली हो गई है। आप प्रधानमंत्री के रैली में लोग जुटा नहीं पाए, किल्ली नहीं है, और ये बात साफ हो गई है, स्पष्ट हो गई है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हकीकत ये, सच्चाई यही है। फुआद हलीम साहब, आपने इतने आरोप लगा लिए, अब बस जवाब सुन लीजिए, उसके बाद देखिए 2 वरिष्ठ पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। मुझे दिबांग जी के पास भी आना है, प्रदीप जी के पास भी आना है। जी आइए डॉक्टर पात्रा। आप संतुष्ट है जवाब के इसके साथ? रुमाना जी, आप संतुष्ट है? जवाब देने तो दीजिए। रुमाना जी, आप क्या संतुष्ट है जवाब देने तो दीजिए? रुमाना जी, आप संतुष्ट है तो बोल दीजिए आप संतुष्ट है। समझदार नहीं, हमने जो आरोप लगाए, आप रुमाना जी जरा कर दीजिए। ये अभी आप तो गोदी मीडिया भी बोलने वाले हैं, तो अभी आप सब कुछ बोलने वाले हैं भैया। जब आपका कुछ होता नहीं है तो यही सब करते हैं। अरे हमने तो आपको चोर कह दिया। संबित पात्रा, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक चोर पार्टी है और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के लोगों को बुलाते हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं कोर्ट से। किस प्रकार के लोगों को बुलाते हैं? मैं यहाँ चिल्लाना नहीं चाहता, भ्रष्टाचारी है, चोरों का दल है, चिल्लाना नहीं चाहता, बार-बार कहते हूँ। मैं डाकुओं के साथ डिबेट नहीं करूंगा, डाकू को बोले चुप रहेगा। लोग जानना चाहते हैं आपसे कि कल नरेंद्र मोदी की रैली में पश्चिम बंगाल चाइना के डाकू को बोलिए चुप रहेंगे। ठीक है, चाइना के डाकू जरा चुप रहिए, अब मुझे जवाब देनी है। अरे भाई, कहां से क्यों गुस्सा रहे आप संबित पात्रा? क्या है लबों में थोड़ा सा सच्चाई लाइए। मुझे आश्चर्य होता है कि चाइना के डाकू को लाके डिबेट खराब हो रहा है। तो गुस्सा हो जा रहा है। शांति से बैठाइए इनको।
नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ मेरे भाई, भाई, मैं तो बोल रहा हूँ वो मोदी जी नहीं आप थे कल बोल के रैली दीजिए में। कि हम वो तो गलत आरोप सीताराम लगा येचुरी रहे को हैं। दाढ़ी लगा आप के बोल बैठाया था। दीजिए कि हम जो कह रहे बता हैं रहा वो हूँ, गलत अब है। सुनिए ना रोमाना जी, मैं अरे इस आप प्रकार की डिबेट मुंह से बिल्कुल नहीं करना चाहता, होठों शांति हिला से- के कह दीजिए कि डॉक्टर हलीम मुंह से ही ने आरोप बोलूंगा और कहां लगाया से है, बोलूंगा, गलत आरोप आप लगाया। शांति से सुनिए। हाँ, वो होठ ही हिला के बोलूंगा, और कैसे बोलूंगा, नहीं तो आप शांति से बैठिए, होठ हिलाने दीजिए मुझे। हाँ, रोमाना जी, अरे मैं वही कल तो ABP बोल न्यूज़ रहे, देख होठों रहा से था। तो बोलिए। मैं तो रोमाना आपको जी- चोर कह रहा, मैं रोमाना आपके जी, दल अब को चोर डिबेट- बोल रहा हूँ, डिबेट मैं का आपसे सुनिए तो। प्रधानमंत्री अरे की रैली बोलिए के डॉक्टर बारे में पत्रा, आपको जल्दी चोर से। बोल रहा फुआद हूँ। हलीम साहब सुनिए ना प्लीज, समय खराब हो रहा है, प्लीज जल्दी आइए। आइए डॉक्टर पात्रा। देखिए रोमाना जी, ये प्रधानमंत्री को भी चोर कहेंगे, अभी तो बहुत सारी गालियां देंगे मोदी जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। मैं तो कल एबीपी न्यूज में देख रहा था रैली को, आप लोगों ने क्या चोरी करके फुटेज लगाया था क्या? 10 लाख से अधिक लोग वहां मौजूद थे, क्या आपके न्यूज चैनल ने भी चोरी करके फुटेज लगाया था? ये अभी चोर भी बोलेंगे, डकैत भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, तो बोलेंगे वो सीताराम येचुरी थे जो भाषण दे रहे थे, दाढ़ी लगा के हमने सीताराम येचुरी। तो इन सब बातों पे देखिए, मैं एक आपको स्लोगन बोलता हूं, आप बताइएगा किसका स्लोगन है। कांग्रेसेर कालो हाथ भेंगे दाओ मुड़िए दाओ, कांग्रेसेर कालो हाथ भेंगे दाओ मुड़िए दाओ। 30 वर्षों तक सीपीआईएम और ये जो लेफ्टिस्ट हैं, इन सबका एक ही नारा था, कांग्रेसेर कालो हाथ। वो बोलते थे सबसे भ्रष्ट अगर कोई है, काला हाथ किसी का है तो वो कांग्रेस का है, और भेंगे दाओ मुड़िए दाओ, इसको तोड़ दो मोड़ दो। क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? नेताजी, झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? तो वही काला हाथ लाके इनको, काला हाथ को लाके अपने सर के ऊपर रखे। अरे आप कहाँ बताइए, चले गए? सच सब बोल रहा हूं कि चलिए झूठ बोल रहा सर, हूं? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, आगे आप बढ़ते हैं, कांग्रेस इससे से कुछ कालो हासिल हाथ, नहीं होगा। आप ब्रिगेड कांग्रेस से रैली- कालो ये हाथ तो सर भेंगे दाओ मुड़िए दाओ। ये तो एक सियासत की तस्वीर चोरी रही है ना पकड़ी सर। गई है, अब- चुनाव से अब पहले चलिए किसी भी संबित तरीके पात्र के साहब, आरोप आपके लगाओ पास और कोई उसके जवाब बाद नहीं चुनाव है। बाद सरकार रंगे बनाने हाथ के लिए आपकी गठबंधन चोरी कर लो पकड़ी किसी के भी गई। साथ। मैं फिलहाल मुद्दे पर रहती और हूँ, मैं चोरों फिलहाल का मुद्दे पर सरदार रहती हूँ। है मुझे लगता है आपका दिबांग दल को का आना चाहिए यहाँ पर। प्रधानमंत्री, और ये दिबांग जी, स्पष्ट आप आंकड़ों पर कुछ बात रखना चाह रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रैली की बात कर रहे हैं जी। वामपंथी और कांग्रेसी, संबित आप ये देखिए, इनकी रैली में भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आए थे, लोग आए थे इनकी रैली में। और अगर वामपंथी और कांग्रेसी कुछ वोट पाते हैं तो उसका सीधा फायदा टीएमसी को होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो टीएमसी का वोट प्रतिशत जो पिछली बार गया था लोकसभा चुनाव में करीब करीब वही बना हुआ है। बीजेपी को 40 अभी पहुंचना है जो लोकसभा चुनाव का आंकड़ा था। तो अगर इनमें उछाल आता है, इसलिए मेरे ख्याल से आज ये तो भावेश इससे सहमत है क्या जो फवाद दिबांग जी ज्यादा यहाँ उछाल पर भी कह दिखाई रहे दे हैं रहे कि हैं। अगर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलेगा तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा और टीएमसी की बल्ले बल्ले हो सकती है फिर? देखिए, इसको अलग दृष्टि से देखें, जो 4 रीजन जी। है उसमें जो साउथ ईस्ट रीजन है, यदि यहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस को फायदा हो रहा है तो ये देखना होगा कि वो वोट कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो माइनॉरिटी वोट आ रहा है या फिर जो अदर्स वोट आ रहे हैं। यदि अदर्स वोट जा रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान है, और अदर रीजन है यदि इनको फायदा मिल रहा है तो। लेकिन यदि उस रीजन में इनको माइनॉरिटी वोट मिल रहा है तो इसका मतलब टीएमसी को उस रीजन में भी नुकसान है, और फिर अदर ये मैनेज हो रहा है। तो ये पूरे टोटलिटी में एक जनरल वे में हम नहीं देख सकते, मैं अलग ये कह अलग रहा हूं रीजन कि का अगर बीजेपी को जीतना है वहां पर तो बहुत जरूरी है कि कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह से एक तरीके से साफ हो जाए, पिछली वाली स्थिति में न रहे, उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा कम हो, तभी बीजेपी की जीत होगी। बंगाल के ओपिनियन पोल से अभी तक जो बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है वो यही है कि साहब ममता बनर्जी की वापसी हो रही है पश्चिम बंगाल में। और ऐसे में कुछ स्पेसिफिक सवाल जो हमने लोगों से पूछे, इन्हीं में से एक सवाल ये कि बीजेपी को बाहरी पार्टी बुलाने से क्या टीएमसी को फायदा होगा? 36% हाँ में जवाब दे रहे हैं, 35% ना में जवाब दे रहे हैं, कह नहीं सकते 29%। बाहरी का मुद्दा कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये आपने आंकड़े देख लिए। अगला सवाल, मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? 61% लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दे तो उसे फायदा मिलेगा। 26% ना में जवाब दे रहे हैं, कह नहीं सकते 13%। अच्छा, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से चेहरा ना होने से ऐसा लग रहा है यहां पर कि फिलहाल बीजेपी मात खाती हुई नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल वो ये कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? 43% लोग दोबारा से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर बीजेपी के दिलीप घोष हैं। 24% लोग चाहते हैं कि दिलीप घोष बंगाल के मुख्यमंत्री बने। 5% अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी 8%, अन्य का नाम 20% लोग ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान जो मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर चेहरा ना होने से बीजेपी मात खा रही है और ममता का चेहरा वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टीएमसी की। नहीं, आप ये देखिए, दिलीप घोष को 3-4 साल पहले जानता कौन था? ममता बनर्जी के सामने 24% आना ये बड़ी चीज़ है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर स्टेट लीडरशिप आपके पास स्ट्रांग नहीं है तो उसका नुकसान होता है, लेकिन उसकी वजह से आप चुनाव हार जाएं ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, हमने अगरतला में देखा, लेकिन मुझे हरियाणा लगता है में कि देखा, डॉक्टर महाराष्ट्र पात्रा में को आना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, अगर कांटे का मुकाबला जिस तरीके से बंगाल के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल तो ठीक है फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने वो राइडर शुरू में ही बता दिए थे कि तब तक रैलियां नहीं हुई थी, तब तक उम्मीदवारों की लिस्ट की नहीं सामने आई थी, तब तक मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में आपको लगता है कि चेहरा देना चाहिए बंगाल में, उससे फायदा मिल सकता है पार्टी को? देखिए, चेहरा देना नहीं देना इस पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता। ये पार्टी का विषय है और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय लेती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय लेगी। मगर प्रदीप जी जो अभी कहना चाहते थे मगर पूरा कर नहीं पाए, मुझे लगता है कई ऐसे राज्य, चाहे हरियाणा का विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विषय हो, चाहे महाराष्ट्र का विषय हो, चाहे त्रिपुरा का विषय हो, आपने तमाम इन राज्यों में देखा है कि कई वर्षों तक कोई सरकार चल रही थी और वहाँ स्थापित मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का। हम अच्छे तरह से जीत कर आए और सबसे बड़ा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश का ही, अच्छी तरह से जीत कर आए, बाद में हमने अच्छे मुख्यमंत्री दिए हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना ये एक डिमेरिट नहीं है, कई बार ये स्ट्रेटेजिकली मेरिट के रूप में काम करता है। और देखिए, जहां ममता बनर्जी इतने वर्षों तक वहां एक कद्दावर नेता के रूप में रही है, स्वाभाविक रूप से जब आप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है पूछेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं पाके कई लोग ममता जी का नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई एडवांटेज नहीं है। भावेश, जरा सा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, समय बहुत कम है, 30 सेकंड। देखिए, बीजेपी यहाँ चेहरा नहीं दे पा रही, उसके लिए एक मजबूरी ये है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी वर्सेस अगरी जाति। ठीक है। बंगाल में लगभग 75 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अगरी जाति का बोलबाला है। यदि बीजेपी दिलीप घोष को या किसी ऐसे को दिलीप घोष को यदि प्रोजेक्ट कर देते तो उनको उन 75 सीटों पे तगड़ी नुकसान होगा। और यदि बीजेपी का जो टारगेट है 200 सीट, वो कैसे पूरा होगा? इसलिए बीजेपी शायद वो नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ओपिनियन पोल में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी तस्वीर यही कि बंगाल में ममता की फिलहाल वापसी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।